एक भू राजनीतिक तूफान जो दुनिया के एक कोने में उठता है, लेकिन उसकी लहरें सीधे हमारे घरों तक पहुंचती हैं। कैसे? आज हम यही समझेंगे, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के जरिए। ये सिर्फ एक छोटा सा समुद्री रास्ता नहीं है, ये वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के धड़कन है। तो चलिए इस बेहद उलझी हुई गुत्थी को एक एक कर सुलझाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सभी के मन में आता है, और इसका जवाब हजारों किलोमीटर दूर छिपा है, मध्य पूर्व के एक बहुत ही छोटे से समुद्री रास्ते में, जहां एक जियोपॉलिटिकल संघर्ष सीधे हमारी जेब पर असर डाल रहा है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि इसका भारत पर क्या असर पड़ रहा है। आखिर हजारों किलोमीटर दूर जो ये तनातनी चल रही है, उसकी आंच हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमी तक इतनी तेजी से पहुंच कैसे जाती है। देखिए, हाल ही में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ा है, उसने इस पूरे क्षेत्र में जैसे आग ही लगा दी है। और जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होने वाले ट्रैफिक को बाधित कर दिया। इसका नतीजा भारत की जो एनर्जी सप्लाई चेन है, उस पर सीधा असर पड़ा है, जिससे एक बड़े संकट का खतरा पैदा हो गया है। सच तो यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था इस रास्ते पर इतनी ज्यादा निर्भर है कि वहां की जरा सी हलचल भी यहाँ तूफान ला सकती है। तो सवाल यह है कि भारत पर इसका इतना गहरा असर क्यों पड़ता है। इसका जवाब छिपा है इस संकट के बिल्कुल केंद्र में, यानी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की भौगोलिक स्थिति में। चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों इस छोटे से समुद्री रास्ते को दुनिया की तेल धमनी कहा जाता है। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। आप देख सकते हैं कि पारस की खाड़ी एक बड़ी झील जैसी है और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य उससे बाहर निकलने का एकमात्र दरवाजा है। ये एक संकरा सा गलियारा है जो खाड़ी को सीधे अरब सागर से जोड़ता है, और यही इकलौता रास्ता होना इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट बना देता है। इसीलिए इसे दुनिया की तेल की नस या ऑयल आर्टरी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये महज एक जलमार्ग नहीं है, ये ग्लोबल इकॉनमी की लाइफलाइन है, उसकी धड़कन है। एक ऐसी जगह जहां से दुनिया की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा होकर गुजरता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। पूरी दुनिया में हर रोज जितना भी तेल इस्तेमाल होता है ना, उसका 21% यानी लगभग 2 करोड़ बैरल तेल सिर्फ और सिर्फ इसी एक संकरे रास्ते से गुजरता है। जरा सोचिए, बस एक रास्ते पर पूरी दुनिया की ऊर्जा का 5वां हिस्सा निर्भर करता है। तो फिर इस रास्ते पर निर्भर कौन कौन है? देखिए, एक तरफ हैं सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश। उनके लिए तो ये अपनी दौलत को दुनिया तक पहुंचाने का एक मेन हाईवे है। और वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे बड़े आयातक देश हैं, जिनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था और एनर्जी सिक्योरिटी इसी रास्ते के खुले रहने पर टिकी हुई है। इसी खास भौगोलिक बनावट की वजह से हॉर्मुज़ को एक मैरीटाइम चोक पॉइंट कहा जाता है। अगर सामरिक भाषा में समझें तो ये एक ऐसी जगह है जिसे अगर कोई देश चाहे तो बड़ी आसानी से बंद या ब्लॉक कर सकता है। अपने सबसे संकरे हिस्से में ये सिर्फ 33 से 39 किलोमीटर ही चौड़ा है, और यही वजह है कि यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर नियंत्रण रखना बहुत आसान हो जाता है। तो ये जो तनाव है, ये सिर्फ ज़मीन या भूगोल का नहीं है, ये कानूनी भी है। यहाँ पर असल में 2 बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ है किसी देश का अपनी सीमाओं पर अधिकार, जिसे हम संप्रभुता या सॉवरेंटी कहते हैं, और दूसरी तरफ है समुद्र के इस्तेमाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय कानून। चलिए अब इस कानूनी लड़ाई की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2 अलग-अलग कानूनी सिद्धांत हैं जो आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ है ट्रांजिट पैसेज का सिद्धांत, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानता है, और ये UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी पर आधारित है। इसका सीधा मतलब है कि सभी जहाज़ों को, चाहे वो सिविलियन हो या मिलिट्री, बिना रोक टोक गुजरने का अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ है इनोसेंट पैसेज का सिद्धांत, जिसका दावा ईरान अपने घरेलू कानूनों के आधार पर करता है। इसके तहत ईरान किसी भी जहाज को रोक सकता है अगर उसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई खतरा महसूस हो। अब सवाल ये उठता है कि ईरान इस अंतर्राष्ट्रीय सहमति को आखिर मानता क्यों नहीं है। देखिए, इसकी वजह यह है कि ईरान ने 1982 में UN क्लोज पर साइन तो कर दिए थे, लेकिन उसे अपनी संसद से कभी भी रैटिफाई नहीं किया, यानी अनुमोदित नहीं किया।
और ईरान का तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि जिस कानून को हमने पूरी तरह से अपनाया ही नहीं, हम उसे मानने के लिए मजबूर क्यों हैं? इसीलिए वो अपने घरेलू समुद्री कानूनों को ही सबसे ऊपर मानता है। और ये जो कानूनी संघर्ष है, ये कोई आज की बात नहीं है। इसका एक लंबा इतिहास रहा है। 1949 के कॉर्फू चैनल केस से लेकर 1982 में यूएनसीएलओएस को अपनाने तक अंतर्राष्ट्रीय जलडमरू मध्य से गुजरने के अधिकारों को स्थापित करने की कोशिशें होती रही हैं। लेकिन ईरान ने 1993 में अपना अलग कानून बनाकर एक अलग ही रास्ता चुन लिया। और फिर 2019 में जब उसने स्टेना इम्पेरो नाम के एक ब्रिटिश टैंकर को हिरासत में लिया, तो दुनिया को अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। अब इस पूरी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया इस संकट से जूझ रही है, वहीं भारत के लिए एक खास दरवाजा खुला रखा गया है। और ये कूटनीति का वो पहलू है जो भारत के लिए इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है। इस भारी तनाव के बीच ईरान ने बिल्कुल साफ संकेत दिए हैं कि भारत के लिए नियम अलग होंगे। ईरानी विदेश मंत्रालय का ये जो बयान है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भारत और ईरान के बीच गहरे संबंधों का एक प्रतीक है। और यकीनन ये बयान भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत और राहत की सांस लेकर आया है। तो इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईरान उन देशों के जहाज़ों को रास्ता दे रहा है जो इस संघर्ष का हिस्सा नहीं है। और इसका सबूत भी मिला जब हाल ही में एक भारतीय जहाज को सुरक्षित निकलने दिया गया और वो अब भारत पहुंच भी चुका है। ये सब मुमकिन हुआ है भारत और ईरान के मजबूत और पुराने कूटनीतिक रिश्तों की वजह से, जिसने इस संकट के बीच भारत के लिए एक बहुत जरूरी लेकिन काफी नाजुक लाइफलाइन खुली रखी है। ठीक है, भारत को तो फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन ये पूरा संकट दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि होर्मुज में लगी ये चिंगारी भविष्य में कितनी बड़ी आग का रूप ले सकती है और इससे दुनिया के सामने क्या-क्या चुनौतियां खड़ी होती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आप एक चेन रिएक्शन या रिपल इफेक्ट की तरह समझ सकते हैं। देखिए होता क्या है, होर्मुज में जरा सी भी रुकावट आती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर तुरंत ब्रेक लग जाता है। जैसे ही सप्लाई घटती है, कीमतें आसमान छूने लगती हैं और ये बढ़ी हुई कीमतें दुनिया के हर देश में महंगाई और आर्थिक अस्थिरता लेकर आती हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे दुनिया का कोई भी देश बच नहीं सकता। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वाकई पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा इतनी नाजुक हो सकती है कि वो सिर्फ एक 21 मील चौड़े समुद्री रास्ते पर टिकी रहे? ये एक ऐसी कमजोरी है, एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिस पर पूरी दुनिया को मिलकर सोचने की जरूरत है। नमस्कार, चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो पूरी तरह से सूरज की रोशनी से चलती हो। जी हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA मुमकिन बना रहा है। आज हम इसी ग्लोबल सोलर क्रांति और इसमें भारत की असाधारण भूमिका को समझने की कोशिश करेंगे। भारत के माननीय राष्ट्रपति के ये शब्द सही मायनों में इस पूरे मिशन की आत्मा को दर्शाते हैं। ये सिर्फ बिजली और ग्रिड बनाने का काम नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद तो हर इंसान की जिंदगी में रोशनी लाना और समाज को मजबूत करना है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम अपनी यात्रा को 5 अहम पड़ावों से गुजारते हैं। हम देखेंगे कि इस क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और इसका भविष्य कैसा हो सकता है। देखिए, हर बड़ी क्रांति के पीछे एक बड़ी समस्या होती है और हमारी कहानी की जड़ में है वो दोहरा संकट जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था। एक तरफ ऊर्जा की बढ़ती जरूरत और दूसरी तरफ बिगड़ता हुआ हमारा पर्यावरण। दुनिया को एक ऐसे समाधान की जरूरत थी जो हमारी ऊर्जा की भूख भी मिटाए और हमारे प्लैनेट, हमारी धरती को भी बचाए। एक ऐसा संतुलन साधना बहुत बहुत जरूरी हो गया था। और इसी वैश्विक जरूरत के बीच से एक बहुत बड़े समाधान का जन्म हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे हम ISA के नाम से जानते हैं। तो ये ISA है क्या चीज? आसान शब्दों में कहें तो ये देशों का एक ऐसा परिवार है जिसका बस एक ही सपना है, सूरज की कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा को दुनिया के हर अंधेरे कोने तक पहुंचाना, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम एक साफ और सुरक्षित कल दे सकें। ISA का सफर 2015 में पेरिस से शुरू हुआ। एक बहुत बड़ा मोड़ आया दिसंबर 2017 में, जब इसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में बना। ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। फिर 2020 में इसके दरवाजे दुनिया के सभी देशों के लिए खोल दिए गए और ये सच में एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। अब ISA के इरादे कितने बड़े हैं, इसका अंदाजा आपको सिर्फ एक आंकड़े से लग जाएगा।
लक्ष्य है 2030 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना। जी हां, 1 ट्रिलियन। ये रकम इसके विशाल इरादों को साफ दिखाती है। लेकिन ये $1 ट्रिलियन सिर्फ एक रकम नहीं है, इसके पीछे एक पूरा एक्शन प्लान है। इसका मकसद है 1000 गीगावाट की विशाल सौर क्षमता तैयार करना, 1 अरब लोगों तक बिजली पहुंचाना और हर साल 1000 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करना। ये एक पूरी तरह से सोची समझी असरदार योजना है। तो चलिए अब बात करते हैं उस देश की जो इस पूरे ग्लोबल गठबंधन को लीड कर रहा है, हमारा भारत। भारत इस गठबंधन की धुरी है, इसका इंजन है। फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत करने से लेकर इसके हेडक्वार्टर की मेजबानी करने तक और इसकी अध्यक्षता संभालने तक भारत ने न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है, बल्कि विकासशील देशों यानी ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज भी बना है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? भारत सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि खुद एक मिसाल बनकर दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक है और अब वो अपने अनुभव और टेक्नोलॉजी से दूसरे देशों को भी इस रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। ठीक है, लक्ष्य तो बहुत बड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि ISA इन लक्ष्यों को जमीन पर उतार कैसे रहा है। आइए अब इसके एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं। ईसा की पूरी रणनीति इन 4 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिकी है। पहला, पैसा जुटाना ताकि प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकें। दूसरा, नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देना। तीसरा, हर देश की ज़रूरतों के हिसाब से समाधान तैयार करना। और चौथा, सही पॉलिसी और टेक्नोलॉजी की मदद से इस क्रांति की रफ्तार को और तेज करना। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, जमीन पर असल काम हो रहा है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसा क्रांतिकारी विचार। सोचिए, पूरी दुनिया को एक सोलर ग्रिड से जोड़ना ताकि कहीं ना कहीं सूरज हमेशा चमकता रहे। इसके अलावा सोलर वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर अफ्रीका में निवेश बढ़ाने तक हर मोर्चे पर काम चल रहा है। तो इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकल रहा है और इस सोलर क्रांति का भविष्य कैसा दिखाई देता है? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये आपको हैरान कर देगा। दुनिया को पहली 1000 गीगावाट सौर क्षमता तक पहुंचने में लगे 25 साल और अगली 1000 गीगावाट वो सिर्फ 2 साल में जुड़ गई। आप रफ्तार देख रहे हैं, ये है सौर क्रांति की ताकत। अब एक और बहुत दिलचस्प बात, वो है विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा, मतलब वो सोलर पैनल जो हमारे आपके घरों की छतों पर लगते हैं। दुनिया भर में लगभग 40% नई सोलर क्षमता इसी से आ रही है। भारत में ये अभी 15% के करीब है, यानी यहाँ ग्रोथ की, विकास की बहुत बड़ी संभावना है। और भविष्य तो इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। एक ऐसा भविष्य जो डिजिटल और AI से चलेगा। स्मार्ट ग्रिड होंगे जो बिजली के आने जाने को खुद मैनेज करेंगे। AI ये बताएगा कि कहाँ और कितने सोलर पैनल लगाने हैं। और तो और, आम लोग भी अपनी छतों पर बनी अतिरिक्त बिजली को बेचकर पैसे कमा सकेंगे। तो आज 125 से ज्यादा देशों के साथ ISA अब सिर्फ एक सपना दिखाने वाला संगठन नहीं रह गया है। ये जमीन पर, खासकर विकासशील दुनिया में असल और मापने लायक नतीजे दे रहा है। ये एक सोच से एक्शन तक का सफल सफर है। तो हम घूम फिरकर उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या वाकई सूरज से चलने वाला ये वैश्विक गठबंधन हम सबके लिए एक बेहतर, एक टिकाऊ भविष्य बना सकता है? इसका जवाब किसी एक देश के पास नहीं है, ये हम सभी के सामूहिक प्रयासों में छिपा है।